Welcome to home classes of Government Model High Secondary School Savjiya. Myself Ghulam Rasool, lecturer in education subject. I welcome you in your class, that is High Secondary Part First Education subject. Good morning dear students. Today we will discuss from chapter 4, that is Organization and Structure of Education in India. Today our topic of study is meaning and causes of wastage and stagnation. So let us get started. Here we will discuss the concepts of wastage and stagnation in education. What is wastage? By wastage in education mean premature withdrawal of children from schools at any stage before completion of the primary classes. If a child entering school leaves it or is withdrawn from school before completing class 5th or 8th, it leads to wastage in school. So wastage is premature withdrawal of children from school. Hence the most popular use of word wastage in education means the wastage of money, time and effort. Dear students, हमने पढ़ा था कि हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो द एज ग्रुप 6 to 14 के दरमियान है, क्लास 1 से क्लास 8। अगर कोई बच्चा प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले स्कूल छोड़ देता है या उसको पेरेंट्स वापस घर बुला लेते हैं, स्कूल उसको नहीं जाने देते, दिस इज़ ए वेस्टेज। तो ये किस किस्म की वेस्टेज है? ये वेस्टेज है मनी की, टाइम की, एफर्ट की। आप वो जो इंडिविजुअल बच्चा जिसने स्कूल छोड़ दिया है या उसको स्कूल से विड्रॉ किया गया है, वहाँ से लेकर के आप टीचर की जो एफर्ट है, उसका जो टाइम है और जो टीचर को जो सैलरी दी गई है, फिर आप इसी तरीके से नेशनल लेवल पर चले जाएं, गवर्नमेंट का पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का जो है नुकसान होता है, उसका वेस्टेज होता है, टाइम का भी, मनी का भी और एफर्ट का भी। तो अगर हम हर साल जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, अगर हम इनकी एनालिसिस करके इनकी एक जो फिगर निकालें तो हमको पता लग जाएगा कि साल में कितने बच्चों ने ड्रॉप किया है। This is a very serious problem. Now let us discuss the concept of stagnation. Stagnation in education means the detention of a student in a class for more than 1 year. If a child takes more than the required time in a class to clear it, it is the case of stagnation. Stagnation is synonymous with failure. स्टैग्नेशन का मतलब है स्टैग्नेंट होना। अगर कोई बच्चा बार बार एक क्लास में फेल होता है और उस क्लास को रिपीट करता है, या यूं कह लीजिए कि अगर किसी बच्चे को एक क्लास को रिपीट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो स्टैग्नेंट है और स्टैग्नेशन जो है वो हो गई है। तो वो सारे बच्चे जो हैं वो जो किसी क्लास में फेल हो जाते हैं, तो फेल होने की वजह से उनको वो क्लास रिपीट करनी पड़ती है। उनके जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो प्रमोट हो जाते हैं और वो बच्चा जो है उसको उसी क्लास में रहना पड़ता है, तो वो फेल हो गया है, तो इसीलिए इसको हम फेलियर भी कहते हैं। अभी तो ये वेस्टेज और स्टैग्नेशन का जो है डिटेंशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने ख़त्म की है, ताहम फिर भी ये प्रोसेस जो है कुछ स्टेट्स के अंदर जो है वो चल रहा है। नो Let us discuss the various causes of wastage. What are the various causes of wastage? Dear students, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, what are the various causes of wastage and stagnation, तो आपने इसको कैसे करना है? तो आपने जो पॉइंट स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन पॉइंट्स को लिखने से पहले आपने इस क्वेश्चन को ऐसे शुरू करना है कि बिफोर वी मेक एन एफर्ट टू डिस्कस द वेरियस causes of wastage and stagnation, it seems rather necessary to discuss the concept of wastage and stagnation. तो आपने थोड़ा सा वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के जो मीनिंग है वो थोड़ा सा एक दो लाइन में जो है वो लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है नो लेट अस कम टू द पॉइंट, दैट इज द वेरियस कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। द वेरियस कॉजेज ऑफ वेस्टेज कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। तो ये जो हेडिंग्स है, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपने इसकी लिस्ट बना लेनी है। इससे होगा क्या कि जो पेपर चेक करने वाला होगा उसको फर्स्ट इंप्रेशन में ही पता लग जाएगा
कि ये स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आप जो है ये लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट को इस लिस्ट में से उठा करके पहले फर्स्ट पॉइंट उसको लेना, दोबारा से लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, फिर उसको डिस्कस करना है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द इल हेल्थ ऑफ द पीपल। द इल हेल्थ ऑफ द people. Sometimes a people becomes a patient of some serious physical problem or falls sick and needs bed rest. In such condition, he has to leave the school. अक्सर औकात ऐसा भी हो सकता है, बाज़ औकात ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो है वो किसी फिज़िकल हैंडीकैपनेस का शिकार हो गया है या किसी सीरियस बीमारी का शिकार हो गया है, तो उसकी वजह से उसको बेड रेस्ट चाहिए। जब बेड रेस्ट हो गई इसका मतलब वो स्कूल नहीं जा रहा है, जाहिर सी बात है। तो जब स्कूल नहीं जा रहा है तो दिस इज़ ए वेस्टेज, उसने स्कूल छोड़ दिया है, पेरेंट्स ने उसको स्कूल जाने से मना कर दिया है। द सेकंड पॉइंट इज़ द लैक ऑफ प्रॉपर क्लॉथिंग। द लैक ऑफ प्रॉपर क्लॉथिंग। Poverty is the bitter reality of India. Many children of BPL families lack proper clothing. They even wear school uniforms at home. They can't go school naked. यस, ये एक कड़वा सच है हमारे मुल्क में कि बहुत सारे बच्चे जो है वो गरीबी की वजह से उनको खाना मिलता है ना कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ तक है कि बच्चे जो स्कूल यूनिफॉर्म अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी मिली है उनको, तो वो स्कूल यूनिफॉर्म भी वो धो करके घर में लगाते हैं, तो वही यूनिफॉर्म वो स्कूल लगा करके जाते हैं। अब कोई नंगे बदन तो स्कूल जा नहीं सकता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बच्चा प्रॉपर क्लॉथिंग ना होने की वजह से जो है वो स्कूल अवॉइड करे, जब पेरेंट्स उसको स्कूल ना जाने दें तो वेस्टेज है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी जनरल और ड्यू टू द डेथ ऑफ पेरेंट्स compels the student to leave school and go for begging or work for earning their livelihood. Consequently, people has to leave the school forever. अब शिद्दत की गरीबी है, चाहे वो आम गरीबी है या पेरेंट्स की डेथ की वजह से हो गई है, तो अब बच्चों को कुछ खाना है, अपनी रोज़ी रोटी का भी देखना है, भूखे तो नहीं पड़ा जा सकता। तो अब बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे वो भीख मांगते हैं, इनका गाड़ियों में घूम के भीख मांगते हैं, सड़कों पे रोड्स पर बैठ के भीख मांगते हैं, या वो होटलों पे जा कर के बर्तन जो है वो साफ़ करते हैं, या कोई और किस्म की कोई मजदूरी वगैरह करते हैं, या किसी के घर में वो एज ए नौकर जो है वहाँ पे वो अपना कोई रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वो स्कूल कहाँ जा सकते हैं? जब स्कूल नहीं जा रहे तो इसका मतलब है वेस्टेज होगी। Then fourth, the non-availability of reading and writing material. Non-availability of reading and writing material. Though our government is making every effort to provide the reading and writing material to students, yet we will find a few examples where students don't have the required study material. अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, तो गवर्नमेंट जो है एलिमेंट्री लेवल तक जो है मुफ्त किताबें बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन अभी फिर भी बहुत सारी जगहों पे ऐसी केसेस हैं कि वहाँ पर बच्चों को बुक्स नहीं मिलती हैं। जब बच्चों को बुक्स नहीं मिलेंगे तो वो पढ़ेंगे क्या? तो जाहिर सी बात है वो साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड होते हैं कि जब बुक्स ही नहीं है तो क्या करना है स्कूल जाके। और शायद हो सकता है पेरेंट्स जो है वो इलिटरेट हों, तो वो भी समझते हों कि बच्चों को स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो बच्चों को घर वापस बुला लें, तो इससे जो है वेस्टेज अकर होती है। नेक्स्ट, द स्कूल इज़ फार फ्रॉम द स्कूल और डोंट सूट द पेरेंट्स। द स्कूल और डोंट सूट द पेरेंट्स। पेरेंट मोस्टली इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन इन डोमेस्टिक वर्क एंड दिस लीव्स नो टाइम टू चाइल्ड टू स्टडी। अब आप किसान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पेरेंट्स समझते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ग्रोन अप हो गया, 6-9 ईयर की एज में है, चलो आधी ही मज़दूरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा, तो इसको हम क्या करते हैं मज़दूरी पे ले जाते हैं। चलो खेत में काम कराएगा या किसी की छोटी मोटी दुकान है, चाय का होटल है, वहाँ पे थोड़ा सा हाथ बटाएगा। तो अब क्या कहते हैं कि बच्चों को वो स्कूल अक्सर जो है वो बच्चों को मिस करना पड़ता है। अपने पेरेंट्स के साथ वो पेरेंट्स को अटेंड करते हैं, उनके साथ काम करवाते हैं। तो पेरेंट्स को ये स्कूल टाइमिंग जो है वो 8 से
2 कर लीजिए या 10 से 4 कर लीजिए, ये पेरेंट्स को सूट नहीं करती हैं। तो अक्सर वो बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, क्या बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। तो जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनको स्कूल से वापस बुला लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये वेस्टेज है। द स्कूल इज़ फार फ्राम होम, स्कूल इज़ फार फ्राम होम, स्कूल घर से दूर है। सम पेरेंट्स हैव एक्सक्यूज दैट देयर चिल्ड्रन हैव टू वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच स्कूल्स। ऐसा है, अब तो एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो गया है, ये हमारा बुनियादी हक है कि गवर्नमेंट हमें हर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है वो एक प्राइमरी स्कूल जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करे। तो फिर भी अभी ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज इलाकों से चल के आते हैं, रास्ते में जंगल है या डेजर्ट है या दरिया पड़ता है या जंगली जानवरों का खतरा है या शिद्दत की गर्मी है या शिद्दत की सर्दी है, तो पेरेंट्स के पास एक एक्सक्यूज़ है कि हम बच्चों को नहीं भेज सकते क्योंकि उनको बहुत चल के जाना पड़ता है, रास्ते में खतरा है या बच्चे खुद ही डरे सहमे हैं, तो किसी भी सूरत में वो स्कूल छोड़ सकते हैं, तो वेस्टेज हो सकती है। देन कॉर्पोरल पुनिशमेंट, दो punishment is prohibited today yet in many schools these practices continue। अभी कॉर्पोरल पुनिशमेंट तो लीगल तौर से बिल्कुल जो है प्रोहिबिटेड है, बंद है, मना है। फिर भी ऐसी एग्जांपल्स बहुत सारे स्कूल्स में आ जाती हैं, जो मीडिया में आ जाती हैं उनका पता लगता है, जो नहीं आती उसका नहीं पता लगता है। तो कुछ टीचर जो है वो सख्त होते हैं, वो बच्चों को फिज़िकल पुनिशमेंट देते हैं, तो उससे बच्चे जो है वो डर सहम जाते हैं और उनका इंटरेस्ट जो है स्कूल जाने में ख़त्म हो जाता है डर की वजह से, या पेरेंट्स को पता लगता है कि हमारे बच्चों को मारा जाता है। तो अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस तो है, अलग अलग किस्म के पेरेंट्स हैं, तो बच्चों में भी इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो बच्चा ज़्यादा डर गया अगर कॉर्पोरल पुनिशमेंट की वजह से, तो वो स्कूल जाना छोड़ देगा या टूरेंसी इख्तियार करेगा या घर से जाएगा स्कूल, आगे से जाके छुप जाएगा। तो इस तरीके से जो है वेस्टेज हो सकती है, वो स्कूल जाना छोड़ सकता है। दैन लैक ऑफ प्रॉपर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ पेरेंटल इंटरेस्ट, lack of parental interest। Many illiterate parents don't show interest in sending their children to school। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं, तो उनका इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने। वो कहते हैं कि भाई क्या करना है, दुनिया जो है वो क्वालिफिकेशन हासिल करके बैठी हुई है, तो हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो क्या कमा लेंगे, क्या कर लेंगे, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अलग अलग जगह का अलग अलग माहौल है, अलग अलग जगह का। ये क्लास और कास्ट डिस्टिंक्शन की वजह से भी ये सोच आ सकती है या किसी और वजह से भी हो सकती है। तो या पेरेंट्स जो हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वो लेबर क्लास के हैं या एग्रीकल्चर क्लास के हैं, तो वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो जो अगर बच्चा स्कूल जाता भी है तो वो अक्सर मिस करता है या उसको फिर बाद में भी ड्रा कर लेते हैं पेरेंट्स, तो इससे भी वेस्टेज हो जाती है। देन lack of proper school infrastructure, lack of proper school infrastructure, inadequacy or absence of proper buildings, water, sanitation, transport, library, laboratory etc, all this, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे सफाई जो है उसका ख्याल नहीं रखा जाता है, स्कूल की बिल्डिंग जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उसकी दीवारें टूटी हैं, छत टूटा हुआ है, तो क्लासेस वेल इल्यूमिनेटेड और वेल वेंटिलेटेड नहीं है, स्कूल की बाउंड्री वॉल्स नहीं हैं, दूसरे कुत्ते वगैरह स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं या और प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें बच्चे को डिस्करेज कर सकती हैं, उनके पेरेंट्स को भी डिस्करेज कर सकती हैं। बच्चे भी स्कूल छोड़ सकते हैं या पेरेंट्स उनको स्कूल जो है भेजने से इनकार हो जाए, तो इससे भी वेस्टेज और विड्रॉल हो सकता है। देन द पुअर टीचिंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, पुअर टीचिंग इन्वायरमेंट, द पुअर क्वालिटी, ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग and inexperienced teachers, untrained teachers, unwilling teachers, lack of vocational courses, and finally evaluation style discourage students। अब स्कूल में टीचिंग लर्निंग मेथड्स अच्छे नहीं अप्लाई किए जाते, इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई नहीं किए जाते जो बच्चों का इंटरेस्ट स्टडी के अंदर जो है उसको बढ़ाएं
या इनएक्सपीरियंस टीचर हैं, अनट्रेंड टीचर हैं, वो बच्चों की साइकोलॉजी को समझ के उनकी एज और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मोटिवेट करके नहीं पढ़ा सकते, या अनविलिंग टीचर हैं जो बाय चांस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गए हैं, उनका इस प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, या ऐसे टीचर्स हैं कि उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है तो डिस्करेज हैं, वो बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जब बच्चों की तरफ इंटरेस्ट नहीं है या पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो बच्चा जो है स्कूल छोड़ सकता है या पेरेंट्स उसको स्कूल से वापस बुला सकते हैं। नेक्स्ट इज द अंडर नॉरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन, या कुपोषण या अच्छी खुराक ना मिलना। द अंडर नॉरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड, दो मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड yet in few schools this facility cannot be availed due to administrative lethargy। अब बच्चा जो है गरीब बच्चा है, वो स्कूल में है, घर से टिफ़िन भी नहीं उसको मिल रहा है, वो भूख की वजह से परेशान है, स्कूल में वो कैसे पढ़ेगा, या उसको खाना तो मिल रहा है लेकिन वो बैलेंस डाइट नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी फ़िज़ीक पे असर पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंटली जो जब उसकी फ़िज़ीक कमज़ोर होगी तो उसकी मेमोरी पर भी असर पड़ सकता है। तो जब बच्चे जो पेरेंट्स जो हैं अगर ये भी सोचते हैं कि जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि स्कूल घर से दूर है तो बच्चे वापस आते आते जो है लेट हो जाते हैं, उनके पास खाना नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब गवर्नमेंट ने ये एक जो स्कीम निकाली है मिड डे मील, जो आपने आम नाम सुना होगा, तो इसमें दिन में खाना दिया जाता है बच्चों को स्कूल में ताकि उनको सहारा हो और एक किस्म की लालच भी हो पेरेंट्स को और बच्चों को भी कि स्कूल के अंदर एक मेन्यू है और उसके हिसाब से खाना मिलता है। तो माल न्यूट्रिशन या अंडर नूरिशमेंट की वजह से भी जो है न्यूट्रिशन की वजह से भी बच्चा जो स्कूल छोड़ सकता है या पेरेंट्स डिस्करेज हो सकते हैं, वो बच्चे को विड्रा कर सकते हैं स्कूल से। देन द कास्ट एंड क्लास डिस्टिंक्शन, caste and class distinction, some parents due to caste restrictions don't want their children to mix with the low caste children। हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी ये प्रॉब्लम है कास्ट और क्लास की। तो या तो टीचर किसी मखसूस कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो या वहाँ पर जो ज़्यादा तादाद है बच्चों की वो वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो किसी मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो मिनॉरिटी में जहाँ वहाँ बच्चे हैं तो वो उनके साथ मिक्स नहीं होना चाहते, या वो मिनॉरिटी के बच्चे जो हैं वो डरे सहमे हैं तो वो स्कूल छोड़ सकते हैं, या पेरेंट्स जो है किसी वजह से उनको स्कूल से वापस बुला सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट इज़ द सस्पिशन अबाउट को एजुकेशन, सस्पिशन अबाउट को एजुकेशन, द को एजुकेशन इन सम प्लेसेस इज लुक्ड विद सस्पिशन। बहुत सारी जगहों पे को एजुकेशन को शक की निगाह से देखा जाता है। बहुत सारे लोग वो ये समझते हैं कि बच्चे जो अब मैच्योर हो रहे हैं तो वो बच्चियों को स्कूल भेजना जो है वो से इनकार हो जाते हैं। अगर वो भेजते भी हैं तो उनकी तालीम वो मुकम्मल नहीं होने देते, उससे पहले बच्चों को विदड्रा कर लेते हैं, इस तरीके से वेस्टेज हो जाती है। तो लेट अस डिस्कस द वेरियस काजेज ऑफ स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेशन हमने डिस्कस किया कि जब बच्चा एक क्लास में बार बार फेल होता है और उसको वो क्लास रिपीट करनी पड़ती है, तो दिस इज़ अ स्टैग्नेशन। तो इसकी क्या काजेज हैं? द फर्स्ट इज़ द टीचिंग प्रॉब्लम, द टीचिंग प्रॉब्लम्स। Due to poor quality of teaching, inexperienced, untrained and unwilling teachers, students are not motivated to study and as such they fail in exams। अब मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ काजेज ऑफ वेस्टेज में भी, तो ये स्टैग्नेशन की भी काज है कि जब टीचिंग लर्निंग मेथड्स अच्छे नहीं वहाँ पे अप्लाई किए जाते, इनएक्सपीरियंस टीचर हैं, अनट्रेंड टीचर हैं, वो बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते कि बच्चों को किस बच्चे को कितना पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, कितनी देर तक बच्चा जो है वो उसका स्पैन ऑफ अटेंशन जो है उसको नहीं समझते, बच्चे के स्पैन ऑफ रिटेंशन को नहीं समझ सकते। तो इसका सीधा असर बच्चों की स्टडीज़ पे पड़ता है, तो और बच्चे फेल हो सकते हैं और स्टैग्नेशन हो जाती है। नेक्स्ट, द पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, inadequacy or absence of proper buildings, water, sanitation, transport, library, laboratory, etc. make the student to often miss the class and consequently they fail in exams। अब स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं हैं स्टडीज़ की, मिसाल के तौर पर सिलेबस जो है करिकुलम बहुत टफ है, टीचर भी नहीं हैं और अच्छे मेथड्स भी जो स्टडी टीचिंग मेथड भी नहीं लगाए जा रहे,
तो दूसरा पीने का पानी भी नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं है, बिल्डिंग्स अच्छी नहीं है स्कूल की। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चे की स्टडीज़ पे जो है वो असर डालती हैं और बच्चा फेल हो सकता है, इससे भी स्टेगनेशन होती है। नेक्स्ट is the general physical weakness. Sometimes students suffer from serious physical weakness and drop the school for a long time. तो बच्चे को कोई सीवियर फिजिकल प्रॉब्लम होगी, बच्चा बीमार हो गया जिसकी वजह से उसको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, वो रोज़ाना स्कूल नहीं जा सकता है और जाहिर सी बात है अब वो पढ़ भी नहीं सक रहा है। तो जब वो पढ़ेगा नहीं तो उसको फेल होना है, तो इससे भी जो है वो स्टेगनेशन होती है। देन एयर और आई प्रॉब्लम, एयर और आई प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम है। जिस बच्चे को कान की या आंख की प्रॉब्लम है, उसको कोई ईएनटी का डिफेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि वो नॉर्मल बच्चों से हट के है, तो वो एजुकेशनली बैकवर्ड भी हो सकता है। तो वो उतना जल्दी स्टडीज़ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता जितना कि एक नॉर्मल बच्चा जो है वो कर सकता है। तो इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी स्टडीज़ पे असर पड़ता है, तो बच्चा फेल हो सकता है, तो इससे भी स्टेगनेशन होती है। देन lack of power of memory, lack of power of memory, the lack of memory power is also a big problem to study. अब बच्चे की कुव्वत यादाश्त ठीक नहीं है, उसका स्पैन ऑफ रिटेंशन जो है वो ठीक नहीं है, ज़्यादा देर तक वो याद नहीं रख पा रहा है, अपने जहन के अंदर वो याद नहीं कर पा रहा है। तो अगर बच्चा स्टडीज़ के अंदर इंटरेस्टेड भी है लेकिन उसकी पावर ऑफ मेमोरी वीक है किसी फिज़िकल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, तो इसका डायरेक्टली उसकी स्टडीज़ पे असर पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो स्टूडेंट फेल हो सकता है और स्टेगनेशन होती है। देन द अंडर नॉरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन, अंडर नॉरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन, द स्टूडेंट स्टडी कांट बी मेड एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट कुछ नहीं होता है। तो अगर बच्चा भूखा है, तो बच्चा जब भूखा तो वो साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं है पढ़ने के लिए, या उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से उसकी फिज़िक पे भी असर पड़ रहा है, उसकी मेमोरी पे भी असर पड़ रहा है। तो इस तरीके से मजमूई तौर पर डायरेक्टली उसकी स्टडीज़ पे भी असर पड़ रहा है। तो इसमें चांसेस हैं कि जब बच्चे के स्पैन ऑफ रिटेंशन जो है वो वीक हो सकता है, उसकी मेमोरी पावर वीक हो सकती है, तो बच्चा जो है वो फेल हो सकता है। तो ये भी एक काज है स्टेगनेशन की। देन द सोशल और रिलीजियस काजेस, social or religious causes. In some schools, due to dominance of a particular caste or religion student, minority section is not given attention. अब मिसाल के तौर पर किसी स्कूल में किसी कास्ट या किसी रिलीजन के बच्चे ज़्यादा हैं और एक वहाँ पे मिनॉरिटी कम्युनिटी भी है, तो हो सकता है कि टीचर वहाँ पे उनको अटेंशन ना देते हों, या पेरेंट्स को ऐसा महसूस होता है कि हमारे बच्चों की तरफ जो है इंडिविजुअलाइज अटेंशन नहीं दी जा रही, हमारे बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है। तो या ऐसा अगर सच भी है तो इसका भी बड़ा डायरेक्ट असर पड़ता है बच्चों की स्टडीज़ पर, और जब बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जा रहा, उनको सही ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी स्टडीज़ पे असर पड़ रहा है और वो फेल हो सकते हैं। देन फ्रीक्वेंट एब्सेंस ऑफ चाइल्ड फ्रॉम स्कूल, जो अक्सर एब्सेंस होती है बच्चे की स्कूल जाने से, वो भी एक काज है। तो सम चिल्ड्रन डेवलप द हैबिट ऑफ मेकिंग फ्रीक्वेंट एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड एज सच दे फेल इन एग्जाम्स। अब बच्चा अक्सर जो स्कूल नहीं जाता है, या घर की किसी परेशानी की वजह से, या बीमारी की वजह से, या किसी और वजह से, या घर से तो आता है लेकिन वो स्कूल नहीं जाता, कहीं अपने साथियों के साथ छुप जाता है खेलने के लिए, तो जब फ्रीक्वेंट एब्सेंसेस होगी, अक्सर जब ये एब्सेंस होगा, स्कूल से एब्सेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्टडीज़ पे असर पड़ेगा। तो जब स्टडीज़ के ऊपर असर पड़ेगा तो जब वो स्टडीज़ में कमज़ोर है तो उसको फेल होना है, तो इससे भी स्टेगनेशन होती है। देन द एक्सेसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, द एक्सेसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, तो अगर किसी क्लास के अंदर ज़्यादा बच्चे हैं, भीड़ है, टीचर स्टूडेंट रेशियो ठीक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि दिस विल फेल द टीचर टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू ऑल द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर टीचर जो है ना तो सभी का होमवर्क सही ढंग से चेक कर पाएगा, ना ही वो बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दे पाएगा, सबको वो अटेंड नहीं कर पाएगा। तो सभी स्टूडेंट जब अटेंड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है
कि उनकी स्टडीज़ पे असर पड़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्टडीज़ पे असर पड़ रहा है। तो जब वो स्टडीज़ में कमज़ोर हैं तो अमकानात हैं कि बच्चा फेल हो सकता है, तो इससे भी स्टेगनेशन होती है। हैवी एन अनइंटरेस्टिंग करिकुलम, हैवी एन अनइंटरेस्टिंग करिकुलम। The children studying in the primary classes are mostly in the tender age group, and they have to study 5 to 7 subjects, so they find it difficult to complete this huge and unabsorbing curriculum within the prescribed period. They therefore fall victims to stagnation. अब हमारा जो करिकुलम है बहुत हैवी करिकुलम है, बच्चों को ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ जो है वो भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं। तो जैसा कि आजकल जो है वो चल रहा है, अब सभी बच्चे जो हैं वो उनकी मेमोरी पावर और उनका कॉम्प्रीहेंशन लेवल एक जैसा नहीं होता है। तो सारे बच्चे जो हैं वो सिलेबस जो है उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे साल के अंदर, तो फेल होना जो है वो यकीनी है। तो ये भी एक काज हो सकती है स्टेगनेशन की। ये स्टूडेंट्स, ये हमने आज मीनिंग डिस्कस किया वेस्टेज का, स्टेगनेशन का, फिर हमने इनकी काजेज़ भी डिस्कस की, व्हाट आर द वेरियस काजेज़ ऑफ वेस्टेज एंड व्हाट आर द वेरियस काजेज़ ऑफ स्टेगनेशन। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, काजेज़ ऑफ वेस्टेज और काजेज़ ऑफ स्टेगनेशन, अगर ये एक ही क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द मीनिंग एंड काजेज़ ऑफ वेस्टेज एंड स्टेगनेशन, तो आप जो स्क्रीन पे आपने देखा है आपने बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। तो आपने मीनिंग लिखना है वेस्टेज का, स्टेगनेशन का, और ये पॉइंट्स लिख देने हैं। द वेरियस काजेज़ ऑफ वेस्टेज कैन बी डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, आपने हेडिंग्स की लिस्ट बना लेनी है। फिर द वेरियस काजेज़ ऑफ स्टेगनेशन कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, फिर आपने लिस्ट बना लेनी है काजेज़ ऑफ स्टेगनेशन की। इतना काफ़ी है। अपना टाइम देखें कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो काजेज़ सिर्फ स्टेगनेशन की पूछ रहा है या वेस्टेज की पूछ रहा है। आपने खुद जो है वो टाइम कैलकुलेट करना है कि जो क्वेश्चन पेपर में टाइम अलाउड होता है तो उसमें कितने आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कितने मिनट देने हैं, ये देख करके इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन जो है आप तक पहुंच गई, आपको समझ आ गई। तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वो नोट कर लिए होंगे। अगर किसी किस्म का डाउट है आप मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके डाउट्स, कोई किसी किस्म की एम्बिग्यूटी है वो क्लियर कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन जो है वो आप तक पहुंच गई है। बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।